तो हमारी इस खास पेशकश देश प्रदेश में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश रहती है कि आपके राज्य से जुड़ी हर वो खबर आप तक पहुंचाएं जो आपके लिए जानना है जरूरी। शुरुआत हम बिहार से कर रहे हैं। यहाँ पर कटिहार में केरल से आए मजदूर स्पेशल ट्रेन के यात्रियों पर लाठीचार्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि केरल से आए यात्रियों ने कटिहार जंक्शन पर उतरने के बाद अन्य जिलों में जाने के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं होने पर जमकर हंगामा मचाया और जिसके बाद जीआरपी चौक जो है उसको यहाँ पर जाम कर दिया। और उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस पर पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस तरह से बल प्रयोग करना पड़ा है। यहाँ पर फिलहाल स्थिति काबू में आ गई है और वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं बस की व्यवस्था करने को का आश्वासन भी दे रहे हैं। लेकिन ये समस्या शुरुआत से ही यहाँ पर लगातार आ रही है कि मजदूरों के वहाँ पहुँचने के बाद उनके लिए कोई इंतजाम वहाँ पर नहीं होता है अपने गाँव में जाने के लिए। भैया लॉकडाउन में हम लोग 2 महीना फंसे हुए थे। 2 महीना हम लोग किसी तरह काट लिए। इधर आए हैं, इधर से घर जाने के लिए जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। पैसा नहीं है हम लोग के पास, खाने के लिए पैसा है तो बस के पैसा किधर से देंगे। गवर्नमेंट लेके हम लोग इधर आए हैं, हम लोग के गवर्नमेंट छोड़े हम लोग के अपने डिस्ट्रिक्ट में घर पर। बस यही हम लोग की बात है और कुछ नहीं। बस वाला पैसा ही मांग रहा है। बस वाला पैसा मांग रहा है। कितना? बस वाला पैसा कर रहा है 1000 रुपये आदमी हम लोग लेंगे। 1000 कहाँ से दें हम लोग, खाने के लिए पैसा नहीं हम लोग के पास। बताइए गवर्नमेंट सरकार हम लोग को दे दे तो हम आराम से घर चले जाएंगे। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि मजदूर दूसरी जगह सेवा करने गए थे और उनका ध्यान रखा जाना चाहिए था। उन्होंने ये कहा कि यही चाहेंगे कि लोगों को मजबूरी में बिहार के बाहर ही ना जाना पड़े। जो हमारे बाहर से लोग आ गए, हम जो बात किए, हम उन लोगों से आग्रह किए कि भाई आप दूसरी जगह सेवा करने गए और उन लोगों को ख्याल रखना चाहिए था कि जो आदमी कहीं काम करने गया है और लोगों का काम करता है, वो आज कष्ट में है, उसका ध्यान नहीं रखा। ये अच्छी बात नहीं है। आपको लौट करके यहां आना पड़ा तो हम तो यही चाहेंगे कि आपको मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़े। कोई इच्छा से कहीं जाना चाहे तो पूरा देश तो एक है। और हम रुक कर रहे हैं सीधा हमारे सहयोगी मनीष कुमार का। मनीष, यहाँ पर नीतीश कुमार बात तो काफी अच्छी कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि आपको बाहर ही ना जाना पड़े राज्य से, लेकिन अब इस बात पर भी सवाल उठेंगे कि काफी लंबा वक्त आपका कार्यकाल रहा है और उतने बीच में आपने क्या कुछ किया, क्यों नहीं आपने तब इंतजाम किए और क्यों नहीं जो माइग्रेंट्स की तादाद है वो कम हुई बिहार में। देखिए अदिति, जो नीतीश कुमार हैं वो मुख्यमंत्री हैं, 15 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं और वो अच्छी अच्छी बातें करने वाले, आदर्श बातें करने वाले मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। क्योंकि कल उन्होंने कहा कि वो श्रमिकों का इतना ध्यान रखते हैं या श्रमिकों का ध्यान बाहर के राज्यों में नहीं रखा गया, लेकिन सच्चाई यही है कि उसके 24 घंटे से भी पहले जो है जब श्रमिक लौट कर आए तो उनको लाठी चार्ज किया गया क्योंकि वो अपने घर जाने के लिए बस की मांग कर रहे थे। ये जो श्रमिक हैं ये केरला से लौट के आए हैं। इसमें बहुत सारे लोग जो छपरा के हैं, सिवान के हैं, वो आखिर घर जाने के लिए जब बस की मांग की तो उन्हें कहा गया कि आपको 1000 रुपये देना होगा। इन श्रमिकों के पास पैसा नहीं था। ये नीतीश कुमार के बातों की पोल खोलता है कि उनकी सरकार में उनके जो अधिकारी हैं उनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। दूसरी बात यह है कि शायद जो नीतीश कुमार हैं ये जो अगर मजदूरों को 35 लाख मजदूर अगर बाहर जाकर काम मांग रहे हैं, वो मिनियल जॉब्स कर रहे हैं, वो चाय की दुकान में या मजदूरी करने जाते हैं, तो ये नीतीश कुमार की विफलता है। इन मजदूरों की या जिन राज्यों में वो काम ढूंढने जा रहे हैं उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। ये नीतीश कुमार की अब तक के 15 वर्षों के शासन की सबसे बड़ी विफलता आप अदिति कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों को मजदूरी करने के लिए भी दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। और जहाँ तक इन मजदूरों के मुश्किलों का, जब उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो नीतीश कुमार कितने संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उनको आने के लिए भाड़ा देने से भी मना कर दिया और ये कहा कि आप जो है अपने खर्च से आइए, आपके खर्चे का जो भी ये आएगा वो हम उसे रीइंबर्स करेंगे। बहुत सारी राज्यों को आप ये कह सकते हैं कि इन बिहारी मजदूरों ने अपनी तरफ से धन्यवाद कहा। महाराष्ट्र की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, पंजाब हरियाणा की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, जिन्होंने पूरे ट्रेन का खर्चा उठाया। लेकिन बिहार सरकार के ऊपर जब ये भार आया तो बिहार सरकार ने कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ लिया।
अदिति। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक के बाद एक नीतीश कुमार जो है उनकी पोल खुलती चली जा रही है यहाँ पर, और बावजूद उसके 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लौटने के लिए जो इंतजामात थे सही तरीके से वो अभी भी नहीं हो पाए हैं। और इस बीच नीतीश कुमार जो है वो लगातार मजदूरों के बीच, अब जब इतनी ज्यादा आलोचना हो चुकी है तो अपनी छवि सुधारने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने राहत कैंप में रह रहे श्रमिकों से सीधे बातचीत की है, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ, और एक और संवाद में तो उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने इन श्रमिकों को प्रवासी कहे जाने पर भी आपत्ति है। बिहार में अभी भी 5 लाख से अधिक लोग इन क्वारंटीन कैंप में फिलहाल रह रहे हैं। हालांकि ऐसे कैंप 15 जून तक बंद हो जाएंगे, लेकिन यहां लौटे श्रमिकों का अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति गुस्सा देखते बनता है। 15 साल हो गया उन लोगों को राज करते हुए। कभी हम लोग जब ऐसा होता है यहाँ पे कंपनी में नहीं होता है तो हम लोग बात हो जाते सर। हम लोग यहाँ तो इन लोग चाहिए कि हम लोग कुछ यहाँ पे व्यवस्था करें। यहाँ पे कुछ हम लोग का कमाने उमाने रहता तो दूर नहीं जाते, और यही रहता और क्या। शायद नीतीश कुमार को इन श्रमिकों के गुस्से का अंदाजा है, इसलिए वो इनकी मुसीबतों से खुद को अलग करते हुए जिन राज्यों में काम करते थे उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं। तो हमारे बिहार के लोगों को जो बाहर में कष्ट हुआ है हमें ठीक नहीं लगा। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन लोग मजबूर होकर के आए। तो हम लोग तो अब चाहते हैं कि उन लोगों को मजबूरी में फिर बाहर नहीं जाना पड़े। हालांकि नीतीश का कहना है कि इन केंद्रों में रह रहे एक व्यक्ति के ऊपर राज्य सरकार 5300 रुपए खर्च कर रही है, और अब तक कोरोना के बाद वो चाहे मजदूर हो या श्रमिक, अब तक राज्य सरकार 8500 करोड़ से अधिक खर्च कर चुकी है। आप जानते हैं जो बाहर से जो लोग आए हैं, तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको आने में जो खर्च, उसके ऊपर 500 रुपया और न्यूनतम 1000 रुपया देने का फैसला। तो एक एक तरह से हम लोगों ने एक एक काम किया है। भले नीतीश कुमार यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लें कि बाहर के राज्यों में काम करने वाले बिहारी श्रमिकों का ख्याल रखना वहां की राज्य सरकारों की जिम्मेवारी थी, और उन्हें यह देखकर बहुत ही दुख हुआ, लेकिन इसके साथ ही यह भी कड़वा सच है कि जब इन श्रमिकों के वापस लौटने की बारी आई तो बिहार सरकार ने उनके लौटने का भाड़ा देने से भी मना कर दिया। और आखिरकार वो चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो या राजस्थान की या दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की, सबने बिहारी श्रमिकों के टिकट का पैसा रेलवे को देकर उन्हें वापस घर भेजा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर कब खुलेगी नीतीश कुमार की नींद। लॉकडाउन की बंदिशों के बाद मनरेगा का काम शुरू हो चुका है। सरकार ने दिहाड़ी को 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया है, लेकिन मजदूर इससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि हर दिन कम से कम 300 रुपए मिलेंगे, तब जाकर परिवार का पेट भरेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में मनरेगा काम में जुटे मजदूरों ने एनडीटीवी से कहा है कि अभी पिछले साल का पैसा भी बकाया है। देखिए श्रीनिवासन जैन से उनकी ये बातचीत। कितना जरूरी है ये नरेगा का काम जो इस वक्त चल रहा है? इससे क्या मतलब, आपका जैसे कमाई का यही सबसे बड़ा साधन यही है? कम से कम 300 रुपया होना चाहिए। कम से कम 300 रुपए होना चाहिए। अच्छा, ये जो अब मिलता है उससे फायदा होता है? समय पर काम मिलेगा, पैसा मिलेगा तो हम लोग का अच्छा ही है, नहीं मिलता है तो बेकार हो जाता है। उतने में क्या फायदा मिलेगा? बढ़ाना चाहिए। हाँ, बढ़ाना चाहिए। 177 से कोई फायदा है नहीं है फायदा। गरीब है तो सोता बैठा अभी तो सरकार ने कहा है बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया है, उससे वो फायदा करेगा। वो फायदा 300 रुपया मिलती है तो बात अभी नहीं फायदा है। और आपको अभी एक साल में कितना दिन का काम मिलता है, कुछ आइडिया है? 100 पूरा दिन मिल जाता है? 100 दिन नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है वही तो पूछ रहे हैं। 100 दिन नहीं मिलता है, कभी एक हफ्ता के, कभी 2 हफ्ता के। हम लोग 100 दिन के मांग करते हैं, लेकिन 100 दिन में बहुत अधिक से अधिक 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन काम होता है बस साल में। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्या दिक्कत है? पता ना, मिलवे नहीं करता है। जो सरकारी ऑफिसर है वो टार बटार करते रहते हैं, बरसात गिर जाता है, हम लोग घर में बैठ जाते हैं। और जो पहले का पैसा है वो मिलता है या देर में, उसमें देर होती है? पहले का कितना पैसा? बहुत आदमी के बकाया पैसा है, जो पिछले साल काम किए थे ना उसमें का बचल है। आपका कितना पैसा फंसा हुआ है कुछ? हमको 3 हफ्ता के पैसा जैसे कि फंसे हुआ है। हाँ। तो ये हो गए, क्या महीना है? 5-6 महीना हो गया। 5-6 महीना हो गया, 3 हफ्ता का पैसा। अच्छा, ये 3 हफ्ते इसी महीने का 3 हफ्ते का है या पहले? ना, पिछले वाले, पिछले साल का। हाँ।
और देश प्रदेश में बिहार से अब हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। लॉकडाउन में ढील मिलते ही अपराधी एक बार फिर सक्रिय हो गए। बीती रात यूपी के 2 शहरों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश आमने सामने आ गए। दोनों ओर से कई राउंड गोली चली। पुलिस की एक गोली 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी है और पुलिस ने उसे दबोच लिया। हालांकि दूसरा साथी उसका अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला गया है। पकड़ा गया जो बदमाश है वो मेरठ का रहने वाला है और कई आपराधिक मामलों में उसकी तलाश की जा रही थी। वहीं दूसरी मुठभेड़ अलीगढ़ के बरोला में हुई है। पुलिस वालों की गोली से 2 बदमाश यहां पर भी घायल हुए हैं। दोनों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी बीच खबर मेरठ से आई जिसने सबका दिल दहला दिया। एक शख्स ने पहले एक लड़की से अपनी पहचान छुपाकर उसे प्रेम में फंसाकर शादी की और उसका पैसा और गहने हड़पने के बाद उसका कत्ल कर दिया। लड़की की पहचान ना हो पाए इसलिए उसने उसका सिर तो काटा ही, उसका वो हाथ भी काट ले गया जिस पर लड़की ने मोहब्बत में लड़के के नाम का टैटू बनवा रखा था। ये खुलासा मेरठ पुलिस ने किया है। एकता के घर वाले उसकी मौत का राज खुलने पे इतने गुस्से में थे कि थाने में पुलिस के सामने ही कभी शाकिब की पिटाई करते तो कभी उसके घर वालों की। शाकिब अमन नाम से लुधियाना में तांत्रिक का काम करता था। वहीं उसने 19 साल की एकता को अपने जाल में फंसा के उससे शादी की। ये अपना और बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता था और जो पैसे और ज्वेलरी थी इसकी उसको नीड थी वो सब बचला फुसला के बच्ची को ले आया और कुछ दिन उसके साथ रहा। उसके बाद जब इसे लगा कि हमारा भेद खुल जाएगा और पता चल जाएगा तो इसने उस बच्ची को मार दिया। एकता को शाकिब से कितनी मोहब्बत होगी कि उसने उसके नाम का टैटू अपने हाथ पे खुदवा रखा था। शाकिब ने एकता को मारने के बाद उसका सिर तो काटा ही, वो हाथ भी काट ले गया जिस पे उसके नाम का टैटू खुदा हुआ था। बच्ची की पहचान ना हो सके इसके लिए उन्होंने उसके सारे कपड़े, सर और हाथ पे जो उसने इसका नाम लिखवा रखा था इसलिए वो हाथ भी काट के उसको अलग कर दिया और बाकी बॉडी वहाँ खेत में इन्होंने दबा दी थी। एकता के कत्ल के बाद शाकिब उसके फ़ोन से उसका व्हाट्सएप 1 साल तक चलाता रहा। वो हर कुछ दिन में एकता की पुरानी तस्वीरों से उसकी डीपी बदलता था। एकता के घर वाले इस शादी से नाराज़ ज़रूर थे लेकिन एकता को व्हाट्सएप पे खुश देख के उन्हें इतनी तसल्ली ज़रूर थी कि उनकी बेटी अपने पति के साथ खुश है। शाकिब के पकड़े जाने पे इसका राज खुला। बच्ची का मोबाइल फ़ोन था उसमें उसका व्हाट्सएप चल रहा था और लगातार वो व्हाट्सएप पे पुरानी फ़ोटो डीपी बदलता रहता था जिससे उस बच्ची के परिजनों को ये लगता था कि लड़की हमारी उसके साथ है और ठीक है। इन्हें पता नहीं था कि 1 साल पूर्व ही बच्ची की जो है वो हत्या की जा चुकी है और डीपी बदल बदल के वो इनको गुमराह कर रहा था। ये एक मोहब्बत का दर्दनाक अंजाम है लेकिन इससे ये सीख ज़रूर मिलती है कि चाहे मोहब्बत हो या नफ़रत, होश कभी गंवाना नहीं चाहिए। लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं तमाम एहतियातों को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पीपीई किट के इस्तेमाल करने के बाद इसे जलाने या सुरक्षित जमीन में गाड़ने का नियम है, पर गाजियाबाद के एक इलाके में इस्तेमाल की गई ये किट कूड़े के ढेर में मिली है जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। सीएमओ के अनुसार पीपीई को इस्तेमाल करने के बाद एक पीले पॉलिथीन बैग में पैक करके एक कंपनी को दे दिया जाता है। कंपनी किट को डिस्पोज करती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से ये पीपीई किट खुले में जब मिला तो लोगों में एक दहशत का माहौल आ गया है। अब पंजाब का रुख करते हैं जहां पर चंडीगढ़ से सटे मोहाली में जिम मालिक सरकार से जिम खोलने की मांग करने लगे हैं। जिम 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और वो बंद है और जिम मालिकों का ये कहना है कि वो पहले ही भारी नुकसान उठा चुके हैं। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में 200 के करीब जिम हैं और ये पिछले 2 महीने से पूरी तरह से बंद है और सरकार ने अभी भी लॉकडाउन में रियायतें देने के बाद भी जिम को खोलने की जो इजाजत है वो नहीं दी है, जिसके चलते जिम मालिक अब अपील कर रहे हैं कि जिम को खोलने की इजाजत दी जाए। और लॉकडाउन के दौरान स्कूल लगातार बंद चल रहे हैं लेकिन स्कूल मालिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लुधियाना में प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है और इसके खिलाफ अभिभावकों ने सर मुंडवाकर प्रदर्शन किया है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूलों ने फीस तो बढ़ाई है, साथ ही ड्रेस, किताब और स्टेशनरी भी स्कूल से ही खरीदने के लिए दबाव भी बना रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म्स हैं स्कूल की वो भी यहीं से खरीदी जाएं, जो किताबें हैं, जो कॉपियां हैं वो भी यहीं से ली जाएं, जिसको लेकर अभिभावक नाराज हैं और इस तरह से अपना विरोध उन्होंने दर्ज कराया है।
और पंजाब के लुधियाना से एक अजीब खबर आई जहां पर लॉकडाउन के दौरान एक स्कूल के खोलने का वीडियो वायरल हुआ है। बच्चे क्लास में पढ़ाई करते हुए भी नजर आए हैं। बच्चों ने मास्क पहन रखा था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर नहीं हो रहा था। हालांकि स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि शिक्षकों को कॉपी जांचने के लिए बुलाया गया था, जबकि छात्रों को होमवर्क दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बच्चे जो हैं वो भी स्कूल में बैठे हुए नजर आए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। पंजाब सरकार ने 15 जून तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। और अब हिमाचल प्रदेश की तरफ चलते हैं, जहां पर लगातार मौसम जो है वो करवट ले रहा है। शिमला में लगातार बारिश हो रही है और कल जो बारिश हुई है उसमें जमकर ओले भी पड़े हैं। हिमाचल के करीब करीब ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र जो हैं वहां पर बारिश की खबरें लगातार आ रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाके जो हैं उनमें मानसून को लेकर 25 जून तक दस्तक देने का अनुमान जताया गया है।